सारण गुरु के इस डिजिटल दुनिया में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। मैं वीरेंद्र बिहारी। अभी जो हमारा सेशन चल रहा है केमिस्ट्री में, वह चल रहा है बाबू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन हम लेकर के चल रहे हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं क्लास 12 के लिए ग्रुप नंबर 15। ठीक, हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया कि क्लास 12 में आपको पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 ये पढ़ना। 15, 16, 17 और 18 ये 4 ग्रुप आपको पढ़ना है। तो ग्रुप नंबर 15 के जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, वे जनरल प्रॉपर्टीज को हम इसके पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जो विद्यार्थी उस क्लास को देख चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात। जो नहीं देखे हैं वे पुनः उससे वीडियो को देख लें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, आपके लिए फायदेमंद। अब ग्रुप नंबर 15 के जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, ग्रुप नंबर 15 के जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं वे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इनके लगभग सारे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। अब ये हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइन होते हैं, हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइन होते हैं तो वे किस प्रकार के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो, बेसिक जो चीज है आप लगभग जानते होइएगा। यदि हम रूट को पकड़ लें तो हमारी समस्याएं लगभग समाप्त हो जाती। दुनिया में कोई चीज बड़ा नहीं होता है, कोई कठिन नहीं होता है, बशर्ते कि आप उसके जड़ को पहचानें। देखिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो हमको ये मालूम है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन होकर के NH3 बनाता है, जिसको आप अमोनिया कहते हैं। और केमिस्ट्री की दुनिया में आप क्लास 12 के विद्यार्थी हो, शायद ही ऐसा कोई विद्यार्थी होगा कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कंपाउंड इस अमोनिया से परिचित नहीं। एक वेल नोन केमिकल, एक वेल नोन कंपाउंड, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो ये सारे एलिमेंट्स का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको 5 होगा। ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 5 होंगे। तो अब ये सारे लोग जो है अमोनिया के तरह ही, ये नाइट्रोजन जो है वह NH3 बनाता है, तो फास्फोरस जो है वह PH3 बनाएगा, आर्सेनिक जो है वह ASH3 बनाएगा, एंटीमनी SbH3 बनाएगा, बिस्मथ BiH3 बनाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये ग्रुप 15 के एलिमेंट जो है वे हाइड्रोजन से कंबाइन होकर के EH3 टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। EH3 टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन एक पूछा भी है कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हाइड्रोजन से कंबाइन होकर के किस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, तो EH3 टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। इस बात को आपको याद रखना, EH3 टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। अब EH3 टाइप के कंपाउंड क्यों बनाते हैं, तो हम जरा केमिकल बॉन्डिंग को याद करें। और उस केमिकल बॉन्डिंग में आपने शुरू में ही पढ़ा होगा लेविस-डॉर्फ स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर लिखने के लिए आपको हम एक अभी भी बता देते हैं, आगे बता देंगे। क्या स्ट्रक्चर लिखना, कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। यदि आप किसी मॉलिक्यूल का, किसी अणु का संरचना लिख लेते हो, उसका स्ट्रक्चर लिख लेते हो, तो समझ लेना कि हमने उसका 50% केमिस्ट्री डील कर।
इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और स्ट्रक्चर लिखने के लिए मेरा जो अपना टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसके लिए बात, यदि आप दो बात याद रखते हो तो लगभग आप किसी का भी स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक कंपाउंड का लिख, जब स्ट्रक्चर लिख दीजिएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिएगा, उसका शेप बता दीजिएगा, उसमें लोन पेयर बता दीजिएगा, सारी बातें हो जाए। अब मान लीजिए कि हमको NH3 का ये स्ट्रक्चर लिखना है, तो NH3 का स्ट्रक्चर लिखना है, एकदम हम बच्चा की तरह आपको बता रहे हैं। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है और नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में प्रत्येक ये एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक होता है। और आपको मालूम है कि हाइड्रोजन का ड्यूएट पूरा होता है, अदर एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा होता है। देखिए, बॉन्डिंग के बाद हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के पास 2 2 4 2 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब आपको ये भी मालूम होगा कि इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। आज जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है उसको कहते हैं लोन पेयर। वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है उसको हम कहते हैं लोन पेयर। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब अभी हमने कहा कि स्ट्रक्चर लिखने के लिए आपको 2 बात याद रखनी है, उस बात को हम आपको बता दें आपके सहूलियत के लिए। 2 बात आपको मुख्य रूप से याद रखना है। पहला बात यह है कि सेंट्रल एटम और ब्रांच एटम, मॉलिक्यूल में एक सेंट्रल एटम होता है, बाकी ब्रांच एटम होता है। तो पहला बात आपको यह याद रखना कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा हो या न हो, लेकिन ब्रांच एटम का ऑक्टेट अवश्य पूरा होना चाहिए, अवश्य पूरा होना चाहिए। पहला बात आपको याद, सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो या 8 से कम हो या 8 से ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है जिसके ब्रांच एटम का ऑक्टेट या हाइड्रोजन के केस में ड्यूएट पूरा नहीं। जैसे सेंट्रल एटम मतलब उस कंपाउंड का मालिक, जैसे आपके घर में मालिक है ना, तो मालिक का एक काम होता है कि अपना 2 रोटी खाए या बचने पर 10 रोटी खाए, लेकिन उसके डिपेंडेंट जो मेंबर हैं उनका पेट अवश्य भरना चाहिए। ये मालिक का पुनीत कर्तव्य। उसी तरीके से सेंट्रल एटम का एक कर्तव्य होता है कि वो अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग के बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, कोई फर्क नहीं, लेकिन ब्रांच एटम का ऑक्टेट अवश्य पूरा होना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से हो या कोऑर्डिनेट के द्वारा हो या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। ब्रांच एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, ब्रांच एटम या सेंट्रल एटम बॉन्डिंग के बाद उसके पास जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो पेयर के रूप में, पेयर के रूप पेयर देख रहे हो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, माने एक पेयर बचा है। तो ये 2 बात यदि आप याद रखते हो तो आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते। खैर ये तो बातें हो गई, ये जो हमने आपको बात बताया ये स्ट्रक्चर। तो ये ग्रुप 15 के एलिमेंट जो है वह हाइड्रोजन से कंबाइन होकर के EH3 टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। द बेस्ट एग्जांपल NH3 अमोनिया। अब इन कंपाउंड्स के हम जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में जरा देख लें कि ये क्या क्या करते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में देख लें। अभी आपने कहा कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। कंबाइन हुए हाइड्रोजन से NH3
BH3, ASH3, SbH3 एंड Bi। चलिए, अब सबसे पहली बात आती है इनके स्टेबिलिटी, इनका अस्थायित्व कैसा है, अस्थायित्व कैसा है। अब देखिए, अस्थायित्व की यदि हम बात करें, स्टेबिलिटी की बात, तो जिस कंपाउंड का बॉन्ड जितना वीक होगा, जितना कमजोर होगा, वह उतना ही ज्यादा ब्रेक होगा, उतना ही ज्यादा जब ब्रेक होगा, बॉन्ड टूटेगा, उतना ही ज्यादा वह रिएक्टिव होगा, उतना ही वह कम स्टेबल। ठीक है, ये बात एक दूसरे के अपोजिट है। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी अपोजिट है। जो जितना ज्यादा स्टेबल है उतना ही वह कम रिएक्टिव है, या जो जितना ज्यादा रिएक्टिव है वह उतना ही कम स्टेबल है, एकदम अपोजिट चलता है। अब देखिए, अब स्टेबिलिटी की यदि हम बात करें तो ऊपर से नीचे हम आते हैं। एक बात याद रखना किसी भी ग्रुप में कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे बेटा जी आते हैं, तो इनका एटम का साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज इनका बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इनका एटम बड़ा हो जाएगा, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की दूरी बढ़ेगी, और जो एटम कंबाइन होगा उनके भी बीच की दूरी बढ़ेगी, तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम हो जाएगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी की बात हम करें तो ऊपर से नीचे स्टेबिलिटी घटता है, यानी नीचे से ऊपर स्टेबिलिटी बढ़ता है। स्टेबिलिटी की यदि हम बात करें तो ये जो जितने भी कंपाउंड है, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वह मोर स्टेबल NH3 अमोनिया है, और सबसे कम स्टेबल जो है वह BiS3, सबसे लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, सबसे कम स्टेबल है, और यह सबसे ज्यादा मोर स्टेबल है, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा। अब हमने कहा कि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में एकदम अपोजिट रिलेशन है। सबसे ज्यादा स्टेबल तो सबसे कम रिएक्टिव, सबसे कम स्टेबल तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव। यह लेस स्टेबल है, यह मोर स्टेबल है, यानी यह मोर रिएक्टिव है, यह लेस रिएक्टिव है। तो यदि हम रिएक्टिविटी की बात करें तो ऊपर से नीचे इनका रिएक्टिविटी बढ़ता है, ऊपर से नीचे इनका रिएक्टिविटी बढ़ता है। यदि हम रिएक्टिविटी की बात, यहां पर हम ये रिएक्टिविटी यदि लिख देते हैं, रिएक्टिविटी यदि लिख देते हैं तो रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे बढ़ता है। ठीक है, अब चलिए, ये दूसरा पॉइंट रिएक्टिविटी हो गया। तीसरा पॉइंट यदि हम इसमें देखें, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर बड़ा अच्छा है। यहां से सवाल एक एनसीईआरटी या बिहार बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में बराबर क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, रिड्यूसिंग पावर यानी दूसरे को रिड्यूस करने की ताकत कैसी है। दो वर्ड आपने पढ़ा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ेगा, हायर क्लास में भी पढ़ेगा। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन केमिस्ट्री के तो बैकबोन माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वर्ड से ही हमने पिछले क्लास में भी बताया था, 10th के भी क्लास में ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हमने एक स्पेशल वीडियो डाल रखा। तो ऑक्सीडेशन का अर्थ होता है, देखिए जरा थोड़ा सा आपको हम वहां पर ले चलते हैं, हल्का सा आपको हिंट दे देते हैं, आप समझ जाइएगा। देखिए, ऑक्सीडेशन, ये वर्ड को जरा देखो बेटा, वर्ड को देखिए जरा। ऑक्सीडेशन वर्ड जो है बना है ऑक्सी प्लस एडिशन, यानी ऑक्सीजन के एडिशन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, और रिडक्शन का अर्थ होता है हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन।
हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन किसी में जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। तो हाइड्रोजन को कोई देगा तब ना हाइड्रोजन जुड़ेगा जी। तो जो हाइड्रोजन देता है उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और हाइड्रोजन देगा जिसके पास हाइड्रोजन होगा वही ना हाइड्रोजन देगा। ये हाइड्राइड है, यानी सबके पास हाइड्रोजन है, ये लोग भी हाइड्रोजन दे सकते हैं, ये लोग हाइड्रोजन दे सकते हैं, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करते हैं तो इसमें सबसे बढ़िया हाइड्रोजन देने वाला कौन होगा? तो सबसे बढ़िया हाइड्रोजन देने वाला होगा BiH3। एनसीईआरटी क्वेश्चन करता है कि व्हाई BiH3 इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्यों बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट? तो सारा जवाब यहीं पर मिला हुआ है। ये लेस स्टेबल है, मोर रिएक्टिव है, इसमें बिस्मथ का जो एटॉमिक साइज है वह सबसे बड़ा है। तो जब सबसे बड़ा है तो बॉन्ड इसका क्या होगा? कमजोर होगा। जब बॉन्ड कमजोर होगा तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, और जब बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा तो किसी को हाइड्रोजन मिलेगा। तो इसमें यदि हम इसके रिड्यूसिंग पावर की बात करें तो ऊपर से नीचे रिड्यूसिंग पावर बढ़ता है, ऊपर से नीचे रिड्यूसिंग पावर बढ़ता है। बात समझ में आ गई? अब चलिए, अब एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है कि BiH3 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? सारे हाइड्राइड के कंपैरिजन में BiH3 एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? तो आप जवाब दीजिएगा कि बिस्मथ का साइज सबसे बड़ा है। साइज बड़ा होने से चलते BiH3 का रिएक्टिविटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, आसानी से बॉन्ड ब्रेक होगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो आसानी से हाइड्रोजन निकलेगा, आसानी से हाइड्रोजन निकलेगा तो किसी को आसानी से हाइड्रोजन प्रोवाइड हो जाएगा, इसलिए अच्छा रिड्यूसिंग। एक सवाल आपसे बार बार पूछता है इन्हीं से रिलेटेड, NH3, PH3, ASH3, SbH3 एंड BiH3। अब इनके एसिडिक एंड बेसिक नेचर के बारे में, एसिडिक एंड बेसिक नेचर के बारे में क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एकेडमिक एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, इनके एसिडिक और बेसिक। तो बाबू, दुनिया सब कोई जानता है कि NH3 एक अच्छा बेस है। तो ये किस प्रकार का बेस है भाई? NH3 एक बेस है तो किस प्रकार का बेस है? तो आप ये भी जानते होइएगा कि यह लेविस बेस है, लेविस बेस। अब देखिए, आपने एसिड और बेस के बारे में प्रीवियस क्लास में 3 कंसेप्ट पढ़े होइएगा। एसिड और बेस थोड़ा सा आपको बता दे तो क्वेश्चन और बेटर समझ में आ जाएगा। एसिड और बेस के बारे में आप 3 कंसेप्ट पढ़े होइएगा, और वह कंसेप्ट है आर्हेनियस कंसेप्ट, आर्हेनियस कंसेप्ट। दूसरा ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट, और तीसरा लेविस का कंसेप्ट, लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे क्लासिकल कंसेप्ट को आप आर्हेनियस कंसेप्ट कहते हो, 10th क्लास में इसको बखूबी पढ़ा होगा। आर्हेनियस कंसेप्ट कहता है कि एसिड वह है जो H+ आयन देता है, बेस वह है जो OH- आयन देता है। इसी से हल्का रिलेटेड ब्रोंस्टेड एंड लॉरी का भी कंसेप्ट था। ये कहे कि आर्हेनियस कहा कि एसिड वह है जो H+ आयन देता है,
ब्रोंस्टेड एंड लॉरी उसी के ऑपोजिट कह देते हैं कि बेस वह है जो H प्लस आयन देता है, प्रोटॉन लेता है, और एसिड वह है जो प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन के कंसेप्ट में प्रोटॉन का अर्थ होता है H प्लस। सबसे लास्ट में आया लेविस का कंसेप्ट, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये दो कंसेप्ट को आपको विशेष रूप से जानना है, आर्हेनियस का कंसेप्ट और लेविस का कंसेप्ट। लेविस ने कहा कि एसिड वह है जो लोन पेयर लेता है, और बेस वह है जो लोन पेयर देता है। विच डोनेट लोन पेयर, जो लोन पेयर देता है वह बेस है, और जो लोन पेयर लेता है वह क्या है? एसिड है। विच एक्सेप्ट लोन पेयर, जो लोन पेयर लेता है एसिड है, जो लोन पेयर देता है वह बेस है। इस बात को आप, यदि आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो ये लेविस का कंसेप्ट बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा। जो लोन पेयर देता है, लोन पेयर लेता है, लोन पेयर देता है, लोन पेयर लेता है। ठीक है भाई। अब आपने इन सारे का यदि आप स्ट्रक्चर देखिएगा, हमने कहा कि सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, सबके पास एक एक लोन पेयर बचेगा, सबके पास एक एक लोन पेयर बचेगा। यानी ये NH3PH3 ये बेस है, ये क्या है? बेस है। एसिडिक को तो हटा दीजिए, यह बेसिक नेचर के हो गए। अब इनमें बेटर बेस कौन है? बेटर बेस कौन है? तो इनमें बेसिक नेचर जो है वह ऊपर नीचे से ऊपर के तरफ बढ़ता है, यानी सबसे अच्छा बेस जो है वह अमोनिया। अब इन ऊपर से नीचे आने पर बेसिक नेचर घटता क्यों है, उसका जवाब सुन लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ऊपर से नीचे आने पर बेसिक नेचर घटता क्यों है। तो देखिए, ये इनऑर्गेनिक जो ग्रुप आप पढ़ रहे हो ना, उसमें और कुछ याद रखो, चाहे ये बात जरूर याद रखना, इस बात को जरूर याद रखना कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास d ऑर्बिटल नहीं होता है। नाइट्रोजन के पास d नहीं है, ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं है। सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है उनके पास d ऑर्बिटल नहीं है। यदि हम NH3 की बात करें, NH3 की बात करें, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। यदि हम NH3 की बात करें, समझ लीजिएगा बढ़िया से, और PH3 दो ये पर चलते हैं। तो ये नाइट्रोजन है, एकदम ध्यान समझिएगा, नाइट्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s2 and 2p3। 2d होता नहीं है, 2d होता नहीं। ये p के 3 ऑर्बिटल बॉन्डिंग में भाग ले लिए और यह 2 लोन पेयर बच गया। ठीक है, ये लोन पेयर को यह डोनेट कर देगा, बेस है जो लोन पेयर देता है वह बेस है। अभी आपने समझा। यदि नाइट्रोजन चाहे कि हम कहीं से लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले, इसकी इच्छा है, इसकी इच्छा है, नाइट्रोजन चाह रहा है कि हमारे में भी कहीं से 2 लोन पेयर आ जाए, लेकिन इस नाइट्रोजन यदि इनके पास इच्छा भी है तो क्या यह बंधु लोन पेयर ले सकते हैं? क्योंकि इनके पास तो लोन पेयर लेने के लिए घरे नहीं, यार इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके लिए ऑर्बिटल चाहिए ना, ऑर्बिटल में आपकी इलेक्ट्रॉन रहेगा। और इनके पास 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में आपके 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों बॉन्डिंग में भाग लेकर के पेयरिंग हो गया है। अब तो कहीं जगह नहीं है भैया। अब यदि लोन पेयर आना भी चाहता है तो इसके पास 2d नहीं है, 2d नहीं है तो रहेगा कहां? चाह करके भी ये साहब
लोन पेयर नहीं ले सकते हैं। जब लोन पेयर नहीं ले सकते हैं, इसलिए इनके पास एसिडिक होने का तो कोई सवाल ही, क्योंकि अभी आपने देखा कि एसिड वह है जो लोन पेयर लेगा। नाइट्रोजन कहां से लोन पेयर लेगा? इसके पास तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं। और यदि यह चाहे फास्फोरस, तो ठीक है, फास्फोरस देखिए, फास्फोरस एक फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 3s2 एंड 3p3। लेकिन बाबू 3d होता है, 3d होता है, ठीक है, 3d होता है। अब 3d होता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग के बाद ए, बॉन्डिंग के बाद ये डबल हो गया। इसके पास डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है। यदि लोन पेयर लेने की जरूरत पड़े तो यह लोन पेयर इस ऑर्बिटल में ले सकता है, यानी इसमें एसिडिक गुण है, बेसिक गुण कम हो जाएगा। एसिडिक और बेसिक गुण तो क्या है? एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट। तो बाबू इसीलिए इसमें एसिडिक गुण हो सकता है क्योंकि यह लोन पेयर ले सकता है, लेकिन यह लोन पेयर नहीं ले सकता, इसलिए इसे एसिडिक केवल बेसिक। तो इसका मतलब हो गया कि बेसिक नेचर नीचे से ऊपर बढ़ेगा, जस्ट अपोजिट एसिडिक नेचर ऊपर से नीचे बढ़ेगा, एसिडिक नेचर ऊपर से। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अमोनिया एसिड क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल। क्या पीएच3 लोन पेयर ले सकता है? हाँ, लोन पेयर ले सकता है क्योंकि डी ऑर्बिटल है। जब डी ऑर्बिटल है, एसिडिक गुण हो सकता है, ये सारी बात। तो ये रहा बात आपको हाइड्राइड। अब इसमें ये जो हाइड्राइड है, जितने भी हाइड्राइड है, इसमें 2 हाइड्राइड आपके सिलेबस का पार्ट है। जब हम कंपाउंड्स ऑफ 15 ग्रुप पढ़ाएंगे, उसमें NH3 और PH3 की हम चर्चा, इनका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, शेप, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हमने बताया हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15। 15 ग्रुप के तत्व जो है उनके हाइड्राइड कौन कौन से, उनका स्टेबिलिटी क्या है, रिएक्टिविटी क्या है, किस टाइप का हाइड्राइड बनाता है, ठीक है ना, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, ठीक है। अब कल के जो क्लास होंगे उसमें हम ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15, बड़ा इंपॉर्टेंट है, भर भर के सवाल पूछता है, ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15। जरूर देखिएगा आने वाले वीडियो को, इसको आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। धन्यवाद।